किसी देश को न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत क्यों पड़ता है? अगर आप यूएसए या सोवियत रशिया हो तो न्यूक्लियर बॉम्ब आपके लिए एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के साथ एक ऐसा बार्गेनिंग चिप है जो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वॉर जिता सकता था। अगर आप पाकिस्तान हैं तो ये आपके लिए बन जाता है अपने पड़ोसी देशों को डराने धमकाने का एक ज़रिया। और अगर आप इंडिया जैसे एक देश हो तो दुश्मनों से घेरे रहने का मतलब आपको पता चलता है और खुद को बचाने के लिए आपको न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत पड़ता है, स्पेशली अगर आपके एक पड़ोसी का नाम पाकिस्तान हो तो। दोस्तों, एंशिएंट भारत चैनल में स्वागत है आपका। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर इस चैनल में मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ये चैनल चलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। आज भारत एक परमाणु शक्तिधर देश है। 1998 में राजस्थान की पोखरान में भारत ने दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था और पूरी दुनिया को बताया था कि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन ये परमाणु बॉम्ब की क्षमता हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। टेक्नोलॉजी होते हुए भी मटेरियल खरीदना और टेस्ट करना भारत के लिए असंभव था, क्योंकि उस समय भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोधी था अमेरिका समेत पूरी दुनिया। इसका कारण ये था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया और इंडिया एक परमाणु शक्तिधर एक्सिस बनाए, इसलिए पूरी दुनिया से छुपा के रखना पड़ा था भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहले दुनिया में परमाणु शक्तिधर देश सिर्फ 5 थे: अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, चाइना और फ्रांस। 11th में 1998 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जब हमने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 11th और 13th में राजस्थान की पोखरान में एक नहीं, 2 नहीं, 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया था भारत ने। और ये टेस्ट हुआ था DRDO की चीफ, इंडिया की न्यूक्लियर रॉक स्टार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। ये था इंडिया की दूसरी न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया की पहली न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 18 मई 1974 में, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उस टेस्ट को अंजाम देने के पीछे जितना अवदान था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की, उतना या उससे ज़्यादा अवदान था BARC के प्रतिष्ठाता न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के। इन दोनों को ही CIA ने मार दिया था इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए, पर फिर भी इंडिया ने हार नहीं माना। अभी आप सोच रहे होंगे कि CIA इंडिया के पीछे ऐसे हाथ धो के क्यों पड़ गया था, जबकि आज के दिन में इंडिया और USA एक दूसरे के दोस्त हैं। इसका कारण था अमेरिका और रशिया के बीच का कोल्ड वॉर। अफगानिस्तान से रशिया को हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान और तालिबान का सहारा लिया था, और तब से US पाक अलायंस बन गया था। और इधर इंडिया को दोस्ती का हाथ बढ़ाया था रशिया ने, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भाग लिया, तब पाकिस्तान की हेल्प करने आ गया था अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज और पीछे पीछे उनका पूरा 7th फ्लीट। पर रशियन न्यूक्लियर सबमरीन ने अमेरिकन 7th फ्लीट को इंटरसेप्ट किया और वार्निंग दिया कि अगर एक भी फाइटर जेट अमेरिकन कैरियर से उड़ा तो एंटरप्राइज और पूरा 7th फ्लीट वहीं पे डूबेगा। इस एक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ कि अमेरिकन प्लेन्स के सहारा ना मिलने से पाकिस्तान 1971 का वॉर हार गया। तो ऐसे बन गया था पूरा सब कॉन्टिनेंट का जियोपॉलिटिकल टेम्पलेट। एक तरफ USA और पाकिस्तान यानी CIA और ISI, और दूसरी तरफ रशिया और इंडिया यानी KGB और रॉ। 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें एक था 45 किलोटन का फ्यूजन बॉम्ब यानी हाइड्रोजन बॉम्ब, जो सबसे पावरफुल और खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। इंडिया की पहली न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से, और 1998 में दूसरी न्यूक्लियर टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से। 1998 के इस टेस्ट के बाद दुनिया के बहुत सारे देश इंडिया के खिलाफ चला गया था और इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा दिया गया था इंडिया पे, जो कि 5 साल के अंदर ही उठाया भी लिया गया था। पर उस समय बस एक देश इंडिया के साथ खड़ा था, जिसको पता था दुश्मन देशों से घिरे रहने का मतलब। भारत की उस दोस्त का नाम था इजराइल। इंडिया जब इस टॉप सीक्रेट मिशन चला रहा था
तब अमेरिका की स्पाई एजेंसी CIA इंडिया पर कड़ी नजर रख रहा था अपने स्पाई सैटेलाइट्स के सहारे। कहा जाता है कि वो सैटेलाइट्स इतने एडवांस्ड थे कि वो जमीन पे खड़ा कोई आदमी का रिस्ट वॉच में कितना टाइम दिखा रहा है वो भी देख सकता था। इसके बावजूद इंडिया ने CIA को धोखा देके न्यूक्लियर टेस्ट में सफल हुआ। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. राजस्थान की पोखरान एक डेजर्ट एरिया है जहां कुछ छुपा के रखना संभव नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस इलाका को चुना था न्यूक्लियर टेस्ट के लिए क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई रहता नहीं था और लोगों का आना जाना भी नहीं था। पर ऐसा एक रेगिस्तान में CIA की सैटेलाइट्स के नजरों से बचना बहुत ही मुश्किल था। इस जगह के असली तात्पर्य छुपाने के लिए साइंटिस्ट को लाया जाता था सोल्जर्स की यूनिफॉर्म में, और उन साइंटिस्ट्स को उनके नाम से नहीं बल्कि कोड नेम से उल्लेख किया जाता था। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी पोखरान में आते थे मिलिट्री के यूनिफॉर्म पहन के। उनका कोड नेम दिया गया था मेजर जनरल पृथ्वीराज। भारत इस न्यूक्लियर एक्सरसाइज को CIA के नजरों से छुपाने के लिए जितना कुछ किया जा सकता था वो सब कुछ किया, और उसके फलस्वरूप CIA को ऑपरेशन शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला। यह था अमेरिकन स्पाई एजेंसी की इतिहास में सबसे बड़ा फेलियर। पर इंडिया ने ऐसा क्या किया जो दुनिया के सबसे बड़ा और पावरफुल स्पाई एजेंसी ऐसे नाकाम हुआ? सबसे पहले तो इंडिया ने पिछले गलतियों से सबक सीखा। 1998 के पहले और 3 बार कोशिश किया गया था टेस्ट का, 1982, 1995 और 1997 में, पर हर बार CIA को पता लग गया था और इंडिया को एक्सरसाइज रोक देना पड़ा था। पर इस बार कुछ अलग और अद्भुत होने वाला था। इंडिया ने इस एक्सरसाइज की सभी काम और उससे जुड़े लोगों को कोड नेम दे दिया था ताकि 58th इंजीनियर्स डिवीजन और सेंटर के बीच की कम्युनिकेशन अगर किसी के हाथ में आ भी जाए तो फिर भी वो कुछ समझ ना पाए। इस सीक्रेट मिशन को अंजाम देने का काम सौंपा गया था इंडियन आर्मी के 58th इंजीनियर्स रेजिमेंट को, जिसके कमांडर थे कर्नल कौशिक गोपाल। न्यूक्लियर बॉम्ब को मुंबई से जैसलमेर में इंडियन आर्मी की कार्गो प्लेन में लाया गया था। फिर वहां से सुबह 3 बजे 4 मिलिट्री ट्रक में उन न्यूक्लियर डिवाइसों को पोखरान पहुंचाया गया। बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए 50 मीटर की गहराई के 6 कुएं यानी शाफ्ट खोदे गए थे एकदम हाईएस्ट सीक्रेसी में, और उन 6 कुएं यानी शाफ्ट के भी अलग अलग कोड नेम था। सभी टीम्स के अलग कोड नेम, हर एक साइंटिस्ट के अलग कोड नेम। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो बाद में कहे थे कि न्यूक्लियर फिजिक्स के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा आसान था वो कोड नेम से भरा हुआ मैसेज समझने से। तो फिर चलिए आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि कैसा था उस समय के मिलिट्री कम्युनिकेशन। बॉम्ब ब्लास्ट के दिन की सुबह का ऐसा ही एक मैसेज था, क्या सिएरा कैंटीन में विस्की दे रहा है? कोई बाहर वाला अगर इसको पढ़े तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि सिएरा था साइंटिस्ट्स, विस्की था न्यूक्लियर बॉम्ब, और कैंटीन था वो कुआं यानी शाफ्ट जहां बॉम्ब को ब्लास्ट करना था। तो इस लाइन का मतलब बना क्या वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर बॉम्ब को उसकी शाफ्ट में पहुंचाया? इसकी थोड़ी देर बाद एक दूसरा मैसेज था, क्या चार्ली जू पहुंच गया? क्या ब्रावो प्रार्थना स्थल में है? माइक ऑन है। इसका मतलब क्या चार्ली यानी DRDO की टीम जू यानी कंट्रोल रूम में पहुंचा, और क्या ब्रावो यानी BRC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टीम प्रार्थना स्थल यानी अंडरग्राउंड बंकर में घुस चुके हैं? माइक ऑन है मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस के DG लेफ्टिनेंट जनरल वर्मा कॉन्फर्मेशन पूछ रहे हैं। इतने सारे कोड नेम्स को याद रखना एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लिए भी मुश्किल पड़ रहा था। तो फिर सोचिए CIA के लिए भाड़े में काम करने वाले ISI के खबरियों का क्या हाल हुआ होगा ऐसा मैसेज समझने में, अगर ऐसा कोई मैसेज उनके हाथ में आया भी होता तो।
न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए खोदा गया ऐसे कुएं को भी ऐसा अद्भुत कोड नेम दिया गया था कि सुन के अमेरिका चौंक जाता। एक कुएं का नाम था व्हाइट हाउस, मतलब जहां अमेरिका की प्रेसिडेंट रहते हैं। तो सोचिए अगर ऐसा एक मैसेज CIA के हाथ में आ जाता जहां लिखा होता हम व्हाइट हाउस में बॉम्ब फोड़ने के लिए रेडी है। अब कोड नेम से असली नाम छुपाना जितना आसान है उतना मुश्किल है सैटेलाइट्स के नजरों से बच के पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट के लिए कुएं खोदना और सब इक्विपमेंट्स को छुपा के रखना। और अगर कोशिश करके ये कुएं और इक्विपमेंट्स भी कैमोफ्लेज कैनोपी डाल के छुपाया जा सकता था, लेकिन जो छुपाया नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से 1995 का टेस्ट प्रिपरेशंस को CIA सैटेलाइट्स ने पकड़ लिया था, वो था खोदे हुए कुएं से निकाला गया रेत। जी हाँ, 50 मीटर गहराई और 3 मीटर की चौड़ाई का कुएं खोदने से जितना रेत निकलेगा उससे रेत का एक टीला बन जाएगा। और ये रेत का टीला अमेरिकन सैटेलाइट्स के नज़र में बहुत आसानी से आ गया था और उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग की प्लॉट को पकड़ लिया था। इसीलिए इस बार यानी 1998 में इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उस रेत की टीले को छुपाना। हमारे इंजीनियर्स ने उसका भी एक सोल्यूशन निकाला। रेगिस्तान में जब जोर का हवा चलता है तब उस हवाओं से रेत के टीले का शेप बदलता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता रहता है। तो इंजीनियर्स ने हवा की दिशा को ध्यान में रख के रेत को निकाल के ऐसा शेप में रखे कि वो बिल्कुल आसपास के टीले जैसे दिखे। पहले तो ये तरीका एक दूसरी जगह पे आजमाया गया जहां न्यूक्लियर टेस्ट जैसा एक कुआं खोद के उसे कैमोफ्लेज कैनोपी के नीचे छुपाया गया। फिर निकाला गया रेत को आसपास के प्राकृतिक तरीके से बनने वाले टीले के जैसे आकार देके वो वेट करने लगे। फिर 2 दिन तक इंटेलिजेंस एजेंसी ने CIA की चैटर को मॉनिटर करके कोई एक्टिविटी नहीं देखा, तो उन्हें पता चला कि उनका ये चालाकी काम आया है। और फिर इंजीनियर्स ने ये तरीका एक्चुअल टेस्ट साइट में भी अप्लाई किया। और उसके बाद क्या हुआ वो तो इतिहास है, न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएगा आपको। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बाद में एक इंटरव्यू में बताए थे कि उस समय इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मिशन को ग्रीन सिग्नल दिए थे। टेस्ट की खबर मिलते ही अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसका कीमत चुकाना पड़ेगा। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. भारत ने उसके जवाब में कहा था कि हम किसी को अटैक करने के लिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया है। ये अस्त्र तो बस तभी यूज किया जाएगा जब कोई भारत पे न्यूक्लियर अटैक करेगा। इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मेंटेन करेगा हमेशा, और इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भी न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करने के लिए ही बनाया गया है। क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा, खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं, युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है, लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया।
अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे।